गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय की चालकता। विद्युत अपघटय की चालकता चालकत्व वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ओम्स लॉ। सबने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे? अप्लाइड करंट। अप्लाइड करंट कह लो या हम कहें करंट जो हमने सप्लाई किया है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड ईएमएफ के। ठीक है, अप्लाइड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? रेजिस्टेंस के हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कह सकता हूं मैं इसको? हमारे पास था रिलेशन, क्या आता है? E इज इक्वल टू आई इंटू आर। ई क्या है यहाँ पे? अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, आर क्या है? रेजिस्टेंस, और आई क्या है? हमारे पास करंट है। ठीक है, अब अगर आई निकालना हो तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन आर। तो ये आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है हमारा। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो धारा है, करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड ईएमएफ के, अप्लाइड ईएमएफ के। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम ये कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो पहला तो वही हम लोग ओम्स लॉ ये पढ़ते हैं। ठीक है, ओम ने एक और कहा था, ठीक है, एक और रूल दिया, और उसने क्या कहा? रेज कर दूं? चलिए देखो, हम कहते हैं कि भाई इसने एक और बात कही, और वो क्या कही थी? क्या कही थी? हम सभी को पता है। ठीक है, उसने एक बात और कही, और वो ये था कि R मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ। अगर किसी वायर की बात करूं मैं, तो किसी वायर की बात करूं, वो भी तो कंडक्टर है। ठीक है, तो हम वायर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये हो जाएगा लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज आती है आर, मतलब यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या है? लंबाई। ठीक है, अब मैं एक तार, देखो एक तार, हम ये कहते हैं कि भाई तार, ये वायर है ये हमारी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये होगी इसकी लेंथ। ठीक है, ये होगी भाई लेंथ। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितनी लंबी वायर होगी हमारी, ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस रहेगा। बट जितनी ज्यादा मोटाई रहेगी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा रहेगा, आपका प्रतिरोध जो है आर जो है वो कम हो जाएगा। 10th क्लास में आपने ये सब चीजें पढ़ी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्यों जरूरत पड़ी इस रेजिस्टेंस की? क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालने का कोई भी एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। हम डायरेक्ट जो है वो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किसी की नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये निकालनी पड़ती है, और उन्हीं के थ्रू हम लोग जो है वो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जरूरत पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, इनको मिला दो, सारे रिलेशन को मिलाया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो आ गया ये रो।
L अपॉन ए। सबको पता है क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये रो L अपॉन ए आ गया हमारे पास। ये रो क्या है? ये रो क्या है? ये रो होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता है ना। विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या फिर इसको बोलो रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो ये भाई यहां तक तो हम लोगों ने निकाल लिया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, ये तो कर लिया हमने। बट इसका फायदा क्या है? सबसे पहले तो देखो हम लोग इनकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं और इनमें जो टर्म्स बनती है हमारी उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो भैया देखो R अगर हम बात करें R, तो R की यूनिट सबको पता है भाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। ठीक है, और हम बात करेंगे इसकी, इस रो की क्या यूनिट रहेगी? इसकी रो की अगर मैं R को 1 मानता हूं, एक कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाई R हमारा 1 है। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की जगह इसको इधर भेज देता हूं मैं। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको इधर भेजो, इसको इसकी जगह पर भेजो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये यहां जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एन। ठीक है भैया, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए R अगर रो इज इक्वल टू R की तो होगी हमारे पास ओम, और ए की क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी लेंथ मापते हैं हम लोग स्क्वायर में होता है एरिया, तो है ना, क्योंकि लेंथ इंटू, ठीक है, ब्रेड्थ। ठीक है, हम कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? सेंटीमीटर। तो भाई स्क्वायर सेंटीमीटर कट हो गया, तो हमारे पास रो की यूनिट बन गई ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर कह लो, ओम मीटर कह लो, ये सब बनेगा। ठीक है, ओम को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसा साइन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर भी हो सकती है इसकी। तो ये तो होगी बात किसकी? किसकी? एक तो होगी हमारी रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, और दूसरी बात होगी हमारी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की। तो दो बातें कर ली हम लोगों ने। एक तो हो गया हमारा R क्या होता है? रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं प्रतिरोध हिंदी में। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? प्रतिरोधकता। सभी को पता है कि प्रतिरोध क्या है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर किसी वायर में या किसी भी जगह पर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एक बैरियर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसका प्रतिरोध। ठीक है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा हमारे पास कंडक्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कंडक्टेंस की, और इसको लेकर चलते हैं जहां पे हमारा टारगेट है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे, देखो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस होता है और ये है क्या? रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था हम लोगों ने? R पढ़ा था। ठीक है, और भाई इसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं G से। देखो आप C से डिनोट कर लो, कई सारी बुक्स में C दिया होगा और कईयों में G दे रखे। ठीक है, 12th तक की जो बुक्स है उसमें G, और जो अपर की क्लासेस की जो बुक है उनके अंदर C भी दिया होता है। ठीक है, तो C या G जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए। क्या है? किसका रेसिप्रोकल है? R का। किसका रेसिप्रोकल है? R का। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है,
तो हम ये कहते हैं कि भाई जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसकी कंडक्टेंस उतनी कम, उसका चालकत्व तो उतना कम, ठीक है, बट जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब देखो आपने 10th क्लास में एक चीज भी पढ़ी होगी कि भाई सबसे ज्यादा कंडक्टर जो होता है वो क्या होती है, सिल्वर होती है, सिल्वर, ठीक है। तो इसका मतलब सिल्वर जो है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस जो है वो कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, तो यूनिट क्या बनती है हमारे पास, यूनिट जी की यूनिट क्या बनेगी, यूनिट देखो 1/r है तो 1/ओम होती है इसकी, ठीक है। अब ओम क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम इनवर्स हो जाएगा, या तो ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है। ओम को मैंने एक साइन से भी डिनोट किया था, ऐसे वाला एक साइन बनाया, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा जो भी है, ठीक है। ओम ही है, ये ओम ही कहलाता है, ठीक है। और अगर ओम को उल्टा करूं मैं तो कुछ एक बुक्स में ऐसे भी दिया होता है MHO, ऐसे करके उल्टा कर देते हैं, ठीक है, महो, ठीक है। तो ये भी एक इसकी यूनिट होती है। और एक चीज और बताता हूँ, अगर इसकी हम ऐसे यूनिट की बात करें तो वो हो जाती है हमारे पास ओम इनवर्स इज इक्वल टू साइमन के बराबर, साइमन्स, ठीक है, इसके बराबर, साइमन्स के बराबर होता है, क्लियर है, साइमन्स के बराबर, ठीक है। चलिए, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये डिपेंड किस पे करता है, कंडक्टेंस। सबसे पहली बात तो आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डिपेंड किस चीज पे करता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस जितने हैं उन पर ये जो है आपका कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम एक बात और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन number of ions present in solution। तो भैया सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उन पे डिपेंड करेगी आपकी कंडक्टेंस। मतलब मैं ये कहता हूं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने कम आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही कम रहेगी। तो पहली चीज आ गई यहाँ पर कंडक्टेंस। सेकंड हम लोग देखते हैं, हमारे पास मिलती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो या कंडक्टिविटी, चालकता। तो देखिए चालकत्व हो गया कंडक्टेंस और चालकता होगी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बनता है ये हमारे पास, ठीक है। तो बात करें देखो होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेशन यहाँ पर हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो हमारे पास रिलेशन क्या बना था पहले, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि द रेजिस्टेंस is directly proportional to length, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया था हमने, लेंथ के, ठीक है, लेंथ L के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी सॉल्यूशन का या किसी वायर का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और लेंथ के तो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात हम लोग कर चुके हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले। तो हम ये बात करते हैं, देखिए इसको बिठाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब इनको दोनों को बिठा लो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब जब ये मैं ये हटाऊंगा, ठीक है, ये हटाऊंगा मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा रो L अपॉन। ये रो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। चलिए हमने इसकी यूनिट की भी बात कर ली, तो अब मैं इसके साथ रिलेशन बिठाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है मेरे पास, ठीक है, ये कंडक्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, इसकी क्या रहेगी, रेसिप्रोकल। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई कंडक्टिविटी को जी स्टार से शो कर सकते हैं या कप्पा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, कप्पा से। देखो कप्पा ही आपको मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो कप्पा बराबर 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन बैठेगा, ठीक है। कप्पा का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा और ढंग से बिठा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई अगर मैं ये निकालना है मेरे को कप्पा यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1/r इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है, और 1/L/A करूंगा तो क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/r इज इक्वल टू क्या करवाया था आपको, g, तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू 1/ρ क्या करवाया था, कप्पा या g स्टार जो भी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, A/L। ये देखिए आपका रिलेशन बैठ गया यहाँ, ठीक है। तो ये चीज आती है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो 2-3 चीजें निकल रही है कि भाई एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा L/A होता है ना, L/A, ठीक है, ये होता है आपका सेल कांस्टेंट। L/A जो है वो क्या होता है, L/A सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि G इज इक्वल टू कप्पा, नहीं कप्पा को इधर बिठाएंगे हम लोग क्योंकि इन्वर्सली है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या बैठ सकता है, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। ये एक रिलेशन हो रहा है क्योंकि हमारे पास L/A क्या है, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सेल कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट हम ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट रहता है किससे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। इस पर इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसमें। चलिए तो हम अब बात करते हैं, देखिए सेल कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि भाई सेल कांस्टेंट है क्या, ठीक है, सेल कांस्टेंट है क्या, ठीक है, किस किस पे डिपेंड करेगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो सेल कांस्टेंट इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ, लेंथ कह लें या लेंथ की जगह हम लोग क्या कहेंगे, दूरी, ठीक है, दूरी कहेंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे लेंथ की जगह डिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, कि इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है। मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड आपके रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ गए। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि ये डिपेंड करता है इनके बीच की
डिस्टेंस के और क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है। और इंडिपेंडेंट रहता है ये किससे, बट इट इज independent to the nature of electrolyte। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं उसकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है किससे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट की न तो कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा और न ही उसके नेचर का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, सेल कांस्टेंट पे टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो दो ही टर्म बनती है, तो यहाँ न तो लेंथ और न ही क्रॉस सेक्शन एरिया टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम होता ना तो बात अलग होती, तो हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर से अफेक्ट होता, बट वॉल्यूम का तो इसके साथ कोई भी रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये दो चीजें यहाँ पर आई है हमारे पास सेल कांस्टेंट में, एल अपॉन ए, इन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, इन्हीं पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखो कप्पा की यूनिट क्या होगी, है ना। हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि सर ये कप्पा की यूनिट क्या थी हमारी, ये तो आपने बताई नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो कप्पा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, कप्पा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था G इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, G इंटू एल अपॉन ए, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो भाई अब देखो G की यूनिट निकाल लो, एल अपॉन ए की रख लो, सारी की सारी यूनिट रख लो, आपके पास यूनिट अपने आप आ जाएगी। तो G क्या था, याद कीजिए, G क्या था आपका, क्या था, नहीं बताओगे, कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी की जगह हमने क्या कहा था उसको, कंडक्टेंस। तो जी क्या है आपका, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। हमने बात किया था कंडक्टेंस पर, ठीक है। और कंडक्टेंस की यूनिट हमने क्या बताई थी, कंडक्टेंस की यूनिट हमने बताई थी, ठीक है। तो यहां पर अपने को यही रखनी है, ओम इनवर्स, और लेंथ की यूनिट रख लो, लेंथ की क्या होती है, मीटर में रखोगे मीटर में, सेंटीमीटर में रखोगे सेंटीमीटर में, और क्रॉस सेक्शन एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई 1 मीटर से ये स्क्वायर तो कट होगी, हमारे पास क्या बच गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और हमने पढ़ा है भाई ओम इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइमन, ठीक है। तो कप्पा की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, कप्पा की यूनिट क्या होगी हमारे पास, एक तो होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एक होगी अगर एसआई में लिखें तो साइमन, साइमन इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि ओम इनवर्स के बराबर साइमन था, ठीक है, मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट आती है कप्पा की, ठीक है, ये यूनिट होती है कप्पा की होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कप्पा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कप्पा डिपेंड करता है कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। देखो दोनों में डिफरेंस है, वहां हमने कहा था कि भाई सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस है। अब सॉल्यूशन चाहे कितना भी हो हमारा, ठीक है, चाहे कितना भी हो, चाहे 1 लीटर हो 50 लीटर हो, ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयंस थे वहां, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भाई कप्पा या कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आए, है ना। तो कंडक्टिविटी कप्पा किस पे करेगी, डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कि भाई ये 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे 1 लीटर में, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। क्या होगी, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज हमने किया है इसके अंदर कंडक्टिविटी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो कंडक्टिविटी कितने टाइप की, 2 टाइप की। सबसे पहले कंडक्टिविटी का रिलेशन बिठाएंगे, उसके बाद उसका बिठाएंगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग। देखिए 2 फैक्टर्स हैं, 2 क्या 4 फैक्टर है वैसे तो, हम लोग उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि नेचर ऑफ किसका नेचर, किसके नेचर की बात करेंगे हम कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए समझने वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, बट इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता, सेल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सेल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, बट ये कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी भाई आपकी, ठीक है। तो हम कहते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको आप, ऐसे सब्सटेंस जिनको आप वाटर में डिसॉल्व करो ना, तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं कि आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट एक ही बात है, ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए, या डिसोसिएट हो गए, अपघटित हो गए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो सबसे पहले मैंने बात कर ली इलेक्ट्रोलाइट की, कि भाई ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। तो 2 टाइप की पढ़ने हैं हमने, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम लोग तो हम ये कहेंगे कि भाई वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100%, हम ये कह सकते हैं 100% या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 100 AB लिया, ठीक है, 100 मोल्स, मतलब मैंने 100 मोलिक्यूल्स लिए हमने इसके, ठीक है, और फिर हमने इसको पानी में डाल दिया, वाटर में डाला, तो अब क्या होगा 100A+ और 100B-, ठीक है। 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। लगभग 100% होता है, 99.9 मतलब समथिंग, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, लगभग 100% डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे, और नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दे नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, ठीक है। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दैट मीन्स मान लो हमने 100 AB लिया तो उसमें से 80 मॉलिक्यूल जो है वो A+ और B- में कन्वर्ट हो गए, 20 जो है वो वैसे के वैसे बचे रह गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 100 के 100 हो रहे थे, वहां पर 80 हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं हमारे पास, कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।